तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है वो क्या करना है। अब लिखिएगा इसकी हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमने करना है हाउस प्रॉपर्टी, इसको ऐसा लिखिए मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। हाँ जी सर, मैंने पहले बोला मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर, और अब मैंने लिखा है इसको मोर देन टू हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर। दोनों में मैंने जो पहले हाउस प्रॉपर्टी वन सेल्फ ऑक्यूपाइड थी उस चीज को मैंने पहले बोला, क्योंकि मुझे पहले का याद था। पहले क्या होता था, अगर एक से ज्यादा आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो एक हाउस प्रॉपर्टी, एक आपके सपनों के घर को छोड़ करके रिमेनिंग सारी हाउस प्रॉपर्टी को हम डीम टू बी लेट आउट कर लेते। अब डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझते हैं। हमारे पास में अगर दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो उस केस में उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होने वाला है ये हम लोगों को समझना है। तो सर अगर हमारे पास में दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं तो क्या मान लेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि सर हमारे पास में रिमेनिंग जो हाउस प्रॉपर्टीज हैं दो से अलग, उनसे हम किराया वसूल कर सकते थे, लेकिन हमने अपना ऑप्शन जो है वो छोड़ दिया, हमने नहीं लिया उस चीज को। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, ये सर प्रॉपर्टी आपकी है, आप चाहे इसका रेंट रिसीव करें या ना करें, लेकिन क्योंकि आपने रेंट रिसीव नहीं किया, अगर आप रेंट रिसीव करते तो आपकी इनकम होती, और इनकम होती तो इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता। हो सकता है आप इतने अच्छे हो कि आप अपना टैक्स जो है, अपनी इनकम जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन सर हम अपने टैक्स को नहीं छोड़े। तो हमने उनसे पूछा, अच्छा बताइए आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, हमने तो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, हमारी तो कोई उससे इनकम ही नहीं आ रही। तो उन्होंने हमें बताया, कहते हैं देखो सर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को जो है वो दो चीजों के बिहाफ पे हम देखते हैं। नंबर वन एक्सपेक्टेड रेंट, जैसा कि हमने पास्ट क्लासेस में किया है, एक्सपेक्टेड रेंट, और नंबर टू एक्चुअल रेंट। अब क्योंकि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है फुल ईयर के लिए, तो आपका एक फैक्टर तो मारा गया। कौन सा फैक्टर मारा गया, ये एक्चुअल रेंट वाला, इसको तो हम हटा देते, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट के बिहाफ पे, एक्सपेक्टेड रेंट की वजह से हम आपकी इनकम को टैक्सेबल कर सकते हैं। कैसे, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, और हाउस प्रॉपर्टी 3 है, और सर हाउस प्रॉपर्टी 4 है। 4 हाउस प्रॉपर्टीज है मेरे पास में, ठीक, और मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है लेट से मैं कहता हूं 50,000, 5 लाख रुपीज हाउस प्रॉपर्टी 1 का, हाउस प्रॉपर्टी 2 का 7 लाख रुपीज, हाउस प्रॉपर्टी 3 का सर 9 लाख रुपीज, और हाउस प्रॉपर्टी 4 का 10 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट, अब मैंने एक्चुअल रेंट तो मेरा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने रिसीव नहीं किया, ठीक है, इसमें से इसको मैं क्या बना दूंगा, अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको मैं अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लूंगा, यानी कि मेरा रेंट मान लूंगा मैं इसको, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख और 10 लाख आ गया। अब मैं यहां से माइनस कर देता हूं सर अपने म्युनिसिपल टैक्सेस को। लेट्स से म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं मेरे पास में थे 50,000 इसके हाउस प्रॉपर्टी 1 के,
20,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी 2K, 10,000 रुपीज 9 लाख वाली के, और 50,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी 4। ठीक जी, आगे चलते हैं। मैंने क्या कर दिया सर, मैंने अपना अमाउंट निकाला, मेरे पास में नेट एनुअल वैल्यू आ गई, नेट एनुअल वैल्यू 4,50,000, 6,80,000, 8,90,000 और सर 9,50,000 माइनस करने के बाद, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट मेरे पास था नहीं, वरना तो मैं क्या करता, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर को मैं कर लेता ना, अपनी जेवी मान लेता। जेवी किसको मान लेता, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन सर एक्चुअल रेंट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मकान तो किराए पे है ही नहीं। अब हम क्या करें सर, सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। ओके, नेट एनुअल वैल्यू आ गई मेरी 4,50,000 हाउस प्रॉपर्टी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। इसके ऊपर मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, तो मैं माइनस कर देता हूं सर। पहले तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पार्ट के अंदर हमारे पास आता है सर 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी 4,50,000 का फटाफट बताते चले। 1,35,000, 2,04,000, 2,67,000, 2,85,000, जैसा कि आप लोगों ने मेरे को बताया। मान लीजिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं हमारे पास में, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं हमारे पास में, नील है। अब आप मेरे को बता दीजिए कि कितना हमारे पास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई चारों का। नहीं कुछ नहीं हटा, यही है सब कुछ, निकालिए। पहले का 3,15,000, 3,15,000, दूसरे का 4,76,000, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, तो दूसरे का 4,76,000, 4,76,000। ओके सर, 6,23,000, 6,23,000, 6,15,000। अब बच्चों मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताओ किस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना चाहोगे और किस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहोगे। मैं तुम्हें दो प्रॉपर्टी कह सकता हूं, 1 और 2 पे देंगे, 1 और 2 के ऊपर आप लोग टैक्स देना चाहेंगे और 3 और 4 पे नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि सर जिस पे टैक्स, जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा होगा। क्यों रचित जी, आपको मेरी इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। रचित क्या नाम है बेटा आपका, ऋषभ, हाँ ऋषभ जी, आपको मेरी इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर किसके ऊपर टैक्स पे करना चाहोगे, तो हम कहते हैं सर नहीं, हम इस मामले में देशभक्त नहीं है, हम बहुत सारा टैक्स नहीं देना चाहते, हम तो क्या चाहते हैं हमारी सेविंग्स हो जाए। तो मैं टैक्स अगर देना चाहूंगा तो 3,15,000 और 4,76,000 रुपए पे देना चाहूंगा, और मैं 3 और 4 पे नहीं देना चाहूंगा। तो बच्चों जिस पे आप टैक्स नहीं देना चाहते ना, उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फुल ईयर मान लो, और बाकियों को डीम्ड टू बी लेट आउट। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को कह रहा है कि देखो सर सिचुएशन समझो, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती कि आपने क्या किया होता, आपने इनकम जनरेट की होती तो इनकम के ऊपर आपसे टैक्स ले लिया जाता हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर, लेकिन क्योंकि अब की बार आपने इनकम जनरेट नहीं की है तो ऐसी सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टीज आपको छोड़ी जा सकती हैं, सारी की सारी नहीं छोड़ी जा सकती। क्यों, इस वजह से क्योंकि सर हम ये कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी है,
आपने इनकम जनरेट करना ठीक नहीं समझा, रेंट पे देना ठीक नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ेंगे, हम अपना टैक्स नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे। और टैक्स कैसे लेंगे, हम आपकी 2 प्रॉपर्टीज को, मतलब मान लो यहाँ पे 5 होती तो सिर्फ 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते, बाकी सबको डीम टू बी लेट आउट करके हम टैक्सेबिलिटी के अंदर ले आते। तो अब एट योर ऑप्शन आप बताइए हमारे को कि बताइए सर किसको हम टैक्सेबल माने आपके लिए। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप कहेंगे सर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर टैक्स ले लो और थर्ड और फोर्थ को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा बनेगा। जो टैक्स मैनिपुलेशन हो गई। अब जो चीज रेंट आउट नहीं है उसके ऊपर भी ये लोग लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं। बिल्कुल रेवेन्यू ले रहे हैं और बिल्कुल जायज सी बात है। सोचो, आपकी एक बात बताओ, सपनों का महल कितने होते हैं? एक होते हैं। पता है पिछले साल तक तो सपनों का महल एक था, पिछले साल के बाद में हमने क्या बोला, चलो सपनों के महल 2 बना लेते हैं हम आपके। हम आपको कहते हैं कि ठीक है, आप अगर घर है आपका, सोचो आपने ना घर ही घर बना रखे हैं, बहुत सारे घर हैं आपके पास में, तो आप उससे इनकम जनरेट कर सकते थे ना, आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते थे, आपने नहीं की, कोई बात नहीं। तो हम आपको सिर्फ 2 ऐसी हाउस प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी सबके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हम क्या इसके अंदर डिसीजन लेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेंगे कि सर आप हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 को आप क्या बना दो सर, आप हमारे पास में डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, और आप इसके ऊपर टैक्स ले लो। और हाउस प्रॉपर्टी 3 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान करके छोड़ दो, इसके ऊपर टैक्स मत लगाना। ये तो सब प्रूडेंट चॉइस होगी, बाकी कर तो कोई नहीं सकता। हाँ, अगर आपका दिमाग खराब है तो आप कह सकते हैं, अब ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं यहाँ पे जो बैठे हुए कह रहे हैं कि सर ये तो हमारी अपनी चॉइस है, कुछ नहीं कर सकते। सोचो आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं, टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स पे कराए, तो भाई साहब आपके नंबर तो कट जाएंगे ना फिर, है ना? तो ये चीज है, इसको नोट करो बेटा फटाफट। मैं इसको ना, एक्सक्यूज मी सर। आप बच्चे बोलो। सर अगर सिचुएशन अलग हो और हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 की इनकम ज्यादा हो तो वो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं फिर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा देंगे और बाकी को डीम टू बी लेट आउट मान लेगी गवर्नमेंट। ओके सर, थैंक यू। करना क्या है, मैक्सिमम टैक्स नहीं पे करना, मैक्सिमम जी। अच्छा यहाँ हाँ जी, इस तरीके से करना है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर देता हूं, मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डाल देता हूं, तो यहां पे सब चेंज हो जाने वाला है। आप अभी लिखना मत, पहले सुनना। मान लो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था मेरे पास में 20,000, 10,000, 5,000 और 15,000। नहीं, यहां पे 35,000। तो बताओ कितना आया, पहले तो ये बताओ टोटल अमाउंट कितना है। 4,50,000 2,95,000, 2,95,000, 4,66,000, 4,66,000, 6,18,000 6,18,000, and 5,80,000। 5,80,000। पक्का चेक कर ले फिर। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा बच्चा है जो बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन मिनटों में कर देता है, हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं इस चक्कर में। अच्छा है, तो ये है सर हमारे पास में, ये सिचुएशन थी हमारे पास। अब क्या करोगे सर, कैसे कैसे टैक्स पे करोगे, मतलब किस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करना चाहोगे? तो
1 और 2 के ऊपर टैक्स पे करना चाहेंगे। आपने तो देख करके ऐसे ही बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखो मैं समझाता हूं कि कैसे देखा जाएगा, इसको कैसे चेक किया जाएगा। पहले हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 को, आप क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 1 क्या करो, आपने ये बोल दिया कि सर ये वाले के ऊपर हम टैक्स देना चाहते हैं और उनको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बनाना चाहते हैं, 580 थर्ड और फोर्थ को। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 को और 2 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लेता हूं, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। आप ऐसा कह रहे हैं ना? नहीं सर, 3 और 4 पे नहीं देंगे टैक्स। अच्छा 3 और 4 पे टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, चलो वही मैं सोच रहा था। इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको आप मान लेते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। और हाउस प्रॉपर्टी 3 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 को आप क्या मान लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आपका क्या बनता है, कितना बनता है आपके पास में? देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 को डीम टू बी लेट आउट मान लिया, यानी कि आप टैक्स कितने पे देना चाह रहे हैं, 2,95,000 और प्लस, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, 2,95,000 लिखिए, मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए, 2,95,000 प्लस 4,66,000, ये कितना हो जाता है, 7,61,000। ठीक है सर। अब मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आप इसको किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और हाउस प्रॉपर्टी 4 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, तो हमारे पास में ये कितना आ जाता है, ये हमारे पास में आ जाता है सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एक्सपेक्टेड रेंट, 2 हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, नॉट एप्लीकेबल, और हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी सर, निल। यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, निल। और इधर डिडक्शन, निल की डिडक्शन 30%, वो भी क्या हो जाएगी, निल। और यहां पे हमारे -5,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की हमारे को छूट है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी ले सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 6,18,000 नहीं। अब अगर हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5,000। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब सर मैंने 7,61,000 में से माइनस कर देना है 5,000 रुपया। क्यों माइनस कर दूंगा, क्योंकि सर देखो जो लॉस हुआ है वो भी तो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा ना। सिमिलरली मैं हाउस प्रॉपर्टी 2 के पास में भी जाता हूं, बोलता हूं ये निल, ये नॉट एप्लीकेबल, ये निल, और ये निल का 30% भी निल। और यहां पे कितना ले सकता हूं, नहीं, कंडीशन फुलफिल्ड नहीं, जब तक कुछ नहीं बोला गया तब तक कंडीशन फुलफिल्ड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम मैं 30,000 तक ले सकता हूं। और अगर मेरे को 35,000 लेना है तो मेरी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन है कि सर लोन जो है बोरोड कैपिटल के ऊपर वो 1/4/1999 के बाद लिया गया हो, नंबर 2 लिया गया हो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, और नंबर 3 रीपे कर दिया गया हो 5 सालों के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये लिमिट 2 लाख तक जा सकती थी, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो मैं जनरल लिमिट लगा चलता हूं। कितना सर, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। तो अब मेरा मैक्सिमम लॉस कितना आ गया है, अब मेरा मैक्सिमम लॉस आ गया है सर 30,000 रुपीज का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। 3,000 लिख दिया मैंने, इसको 30,000 लिख दिया, 30,000 रुपीज। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना, कहने का मतलब ये कि लॉस आ गए हमारे। एक तो हमने कुछ कमाया नहीं, ऊपर से हमारे को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी देना पड़ गया, यानी कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो हमें लॉसेस हो गए। वो लॉसेस भी कहां जाएंगे, वो लॉसेस भी तो एडजस्ट होंगे ना बाबू। तो अब बताओ सर कितना आया ये अमाउंट,
7,26,000. 7,26,000 21 होगा कि 6 होगा? सच सच बताओ। The 7,26,000 ओके। अब इसी तरीके से हम हाउस प्रॉपर्टी 2 के साथ में भी, मतलब हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन 2 को बदलो, एक बार चेक तो करना ही पड़ता है, एक बार चेक करना ही पड़ता है। तो हमने क्या बोला, ये अच्छा एक सेकंड, इसको यहां पे नहीं लिखना, इसको हटा देते। हाँ, हमने ऑप्शन 1 को इस तरीके से देखा और अब ऑप्शन 2 के पास चलेंगे। अब लिखते हैं अपने पास में ऑप्शन 2। क्या कहता है हमारा ऑप्शन 2? हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दो और हाउस प्रॉपर्टी 3 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4 को डीम्ड टू बी लेट आउट बना दो। अब सोचो, सोचने वाली बात है, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दूंगा तो सब कुछ नील 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 होते हुए नीचे कितने आ जाएंगे सर? नेगेटिव 20,000। ये मैं लिख सकता हूं, नेगेटिव 20,000। और ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी 2 में भी कितना आ जाएगा? नेगेटिव 10,000, है ना जी? अच्छा, और इसके साथ में पॉजिटिव कितना मिलेगा? 6,18,000, ठीक है जी, और 5,80,000। तो बोलो ये एडजस्टमेंट करके अमाउंट कितना आता है? 11,68,000। अब बताओ तुम किस पे टैक्स पे करना चाहते हो, 7,26,000 पे या 11,68,000? तो ऑप्शन नंबर 1 इज फाइनेंशियली वायबल, जहां पे हम हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड 2 को डीम टू बी लेट आउट मानते हैं और हाउस प्रॉपर्टी 3 और 4 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन 1। ये टैक्स मैनिपुलेशन है सर, इसको आपको सीखना है। सर हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बता दो। हाउस प्रॉपर्टी, हाँ ऐसे सारे कॉम्बिनेशन चेक करो। ज्यादातर तो जो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसी से काफी कुछ रिलेटेड रहता होगा ना। हाँ जी, देखो जी सुनो ध्यान से। नेक्स्ट है हमारे पास में टॉपिक अनरियलाइज्ड रेंट। पहले तो ये अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि जो रेंट हम रिसीव ना कर पाए। अच्छा ठीक है, आपने कहा अनरियलाइज्ड रेंट है और गवर्नमेंट अनरियलाइज्ड रेंट मान लेगी, ऐसा नहीं। तो सब फिर कैसा है? कुछ कंडीशंस है, अनरियलाइज्ड रेंट के पीछे भी है ना कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये है, वो ये कहा जाता है कि सर हम अनरियलाइज्ड रेंट को अनरियलाइज्ड रेंट तब मानेंगे, यानी कि आप रेंट रिसीव नहीं कर पाए, ये हम तब मानेंगे जब नंबर 1 आपने अपने किराएदार से पैसा मांगा हो, उसने ना दिया। नंबर 2, आपने सारे लीगल एक्शंस उसके अगेंस्ट ले लिए थे। लीगल एक्शन ही लेने हैं, ये नहीं करना कि जग्गू दादा से पिटवा दिया। लीगल एक्शन ले लिए हो। नंबर 2, आपका जो केस है वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जबरदस्ती खुद से किराएदार को बाहर निकाल दिया और बोल दिया सर अनरियलाइज्ड रेंट है ये, तो ऐसा नहीं। तो आपको हम क्या कहते हैं? आपने किराया मांगा हो, आपको किराया ना मिला हो। नंबर 2, आपने सारे लीगल एक्शन ले लिए हो, आपका केस बोनाफाइड हो और आपने उस किराएदार को किराया ना मिलने के बाद में बाहर धक्का मार दिया। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो जो रेंट है ना उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड। इसका मतलब अगर इनसे कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, भाई रेंट मांगा ही नहीं तुमने
और वहां पे कह रहे हो अनरियलाइज रेंट है, मेरा तो लॉस हो गया जी इस साल, मेरे को तो इनकम ही नहीं है, मैं इनकम टैक्स क्यों भरूं? तो तुमने मांगा था, तुमने उसको रेंट रिसिप्ट इशू की थी? नहीं सर हमने तो नहीं की। तो भागो फिर यहां से, फिर अनरियलाइज रेंट कैसे? अच्छा चलो तुमने रेंट रिसिप्ट इशू कर भी दी थी कि भाई आपने मेरी सर्विसेज ली है, ये लो उसका चेक, ओ ये लो इसका क्या नाम है, रिसीप्ट। आप सर्विस प्रोवाइडर थे ना, आपने रेंट की रिसीट उनको दी होगी। अच्छा उसके बाद में आपने लीगल एक्शन लिए, आपने किसी को कोर्ट में जाकर के उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? अगर लिया तो ठीक है, केस बोनाफाइड है, हाँ बोनाफाइड। इसके बाद में सारे लीगल एक्शंस लेने के बाद भी पहले तो कोई बचता नहीं है, क्योंकि इतना दिल सबके अंदर नहीं होता कि कोर्ट में जाने के बाद और कोर्ट के आदेश आने के बाद भी ना दे। अगर ऐसा भी है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना, उनसे घर खाली करवा लेना है फोर्सफुली। अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो गई है तो आपका केस बोनाफाइड मान लिया जाएगा और अनरियलाइज रेंट के बारे में बोला जाएगा। अब इसको रेंट को हम अनरियलाइज रेंट कह सकते हैं। ओके सर, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, बच्चे क्या करते हैं बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, वैकेंसी सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंसी, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्ट ऑफ द ईयर अनरियलाइज रेंट को कंबाइन कर देते हैं, पता नहीं अपनी ही खिचड़ी बना लेते हैं। सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। पहले दो वालों के ट्रीटमेंट में करा चुका हूं लास्ट क्लासेस में कि वैकेंसी होगा तो क्या होगा, उसको लॉस मानते हैं। और अब मैंने ये भी बताया आपको कि वैकेंसी के बाद अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और अब बताने जा रहा हूं अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। और अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि अनरियलाइज रेंट की अगर रिकवरी हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले अनरियलाइज रेंट पढ़ लेते हैं। सर लिखिएगा ऊपर, अनरियलाइज rent which can't be recovered। ठीक है जी, रेंट विच कांट बी रिकवर्ड। ठीक है सर, ओके डन। विच कांट, हाँ 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 सॉरी, ठीक है जी, ओके। और वो चार कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी। नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ, डोंट यू वरी। अब सर देखो ध्यान से, 1/4/2020 को मैंने किराएदार रखा, ठीक है जी, मैंने एक किराएदार रखा और इसने मुझे किराया दिया। कब तक किराया दिया? लेट्स से 31 अगस्त 2020 तक उन्होंने मुझे किराया दिया। कितना किराया दिया सर? 10,000 पर मंथ। इसके बाद इनसे मेरी खींचातानी होने लगी रेंट को लेकर के, और मैंने इनको 31 दिसंबर 2020 को यहां से भगा दिया। इसके बाद में एक फिर से प्यारा सा टेनेंट मेरे पास में आया और उसने मुझे रेंट दिया 31 मार्च 2021 तक, और रेंट भी इसने कितना दिया? 20,000 रुपए पर मंथ। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि सर ये मेरे पास में सारा सीक्वेंस है जो मेरे साथ में कहानी के अंदर हुआ, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? अनरियलाइज्ड रेंट। इस वाले सीन में अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक, इस टाइम पीरियड को मुझे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? रेंट फॉर द ईयर निकालना पड़ेगा।
रेंट फॉर द ईयर बोला मैंने, ये रेंट फॉर द ईयर कैसे निकल करके आएगा सर? 10,000 रुपए पर मंथ किराया था, कब तक था? कब तक था बोलो? 31 अगस्त नहीं, 31 दिसंबर तक। मिला नहीं था वो बात अलग है, किराया 10,000 कब तक था? जब तक नया टेनेंट नहीं आ गया था। बस यही मेरे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसा आपने जवाब दिया ना कि 31 अगस्त तक, नहीं 31 अगस्त तक तो मिला था। मैंने कहा रेंट फॉर द ईयर निकाल रहा हूं, मेरा 10,000 रुपए रेंट कब तक था सर? 31/12/2020 तक था, यानी कि 9 महीने के लिए। अच्छा जी, प्लस इसमें नया किराएदार आया 20,000 रुपए देने वाला 3 महीने, तो मेरा रेंट फॉर द ईयर ये बनता था। ठीक है, तो ये 60 और ये पूरा का पूरा 1.5 लाख। अब सर किसी ने मेरा रेंट नहीं दिया, उसको माइनस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट, और वो कितना था सर? वो 10,000 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। सर आप ड्रामे क्यों कर रहे हो? आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते? नहीं सर मैं नहीं कर रहा डायरेक्टली, क्योंकि फिर वो एक्चुअल रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ड्रामे करके दिखाने हैं पेपर में। तो यहां पे क्या कर देते हैं सर? 40,000 रुपए लेस कर देंगे। कितना आ गया ये? 1,10,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक सर, अब ये तो आ गया मेरे पास में एक पॉइंट, ये तो आ गया मेरे पास में एक पॉइंट, है ना? अब इसके बाद में हम कहते हैं ये तो हमारा एक्चुअल रेंट आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या होता है सर? एक्सपेक्टेड रेंट होता है। अब एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में दे देता हूं, गिवन है, क्योंकि होता ही है और निकाल भी सकते हैं आप। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट तीनों होते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पे दे देता हूं, आपके पास में एक्सपेक्टेड रेंट था सर हमारे पास कितना? मान लीजिए 2,50,000। अब इस केस में क्या बोलता है हमारा लॉ? हमारा लॉ बोलता है कि सर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर शैल बी जीएवी। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? अभी मैं आप लोगों को इसकी जस्टिफिकेशन भी दूंगा, आप इसको लिखिएगा। एक्सपेक्टेड रेंट वो कितना है? 2.5 लाख, और एक्चुअल रेंट जो निकल करके आया है 1,10,000। विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये है इस केस में, विच एवर इज हायर। अब आप ये कहेंगे सर एक बात बताओ, एक्चुअली तो रेंट आया 1,10,000 रुपए और टैक्स लगा रहे हो 2,50,000 रुपए के ऊपर, ये नाइंसाफी नहीं है? हाँ बिल्कुल नाइंसाफी है। एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ होता है? सोच करके बताओ, एक सेकंड देखो, क्या कोई व्यक्ति इतना बेवकूफ होता है? सोच करके देखना। 2,50,000 एक्सपेक्टेड रेंट था, 2,50,000 को डिवाइड करना जरा 12 से, 21,000 समथिंग आएगा, 20,000 समथिंग आएगा, है ना? कोई इंसान है जो जिसको पता है कि मेरे से म्युनिसिपैलिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं इतनी इनकम कमा रहा हूं और इसी के हिसाब से वो टैक्स लेगी। लेट्स से सुमित, समीर को ये मालूम है कि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से वो 2.5 लाख रुपए की इनकम कमाने वाला है। तो समीर को डे 1 से मालूम था, 1 अप्रैल को मालूम था कि सर 2.5 लाख रुपए के हिसाब से
ये मेरी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर ये टैक्स पे करवाएंगे मुझसे। फिर भी समीर ने पता है क्या किया, समीर के पास गया मैं मकान लेने के लिए। मैंने कहा समीर भैया हम आपके गुरु हैं, आपको याद है? कहते हाँ सर याद है। मैंने कहा हमें एक बात बताइए, आप हमें मकान किराए पे दे देंगे? कहते दे देंगे। मैंने कहा अच्छा कितना रेंट लेंगे हमसे? कह रहे आपसे क्या लेना गुरुजी? मैंने कहा नहीं फिर भी बताओ। कह रहा 10,000 रुपीज। इसको मुझसे कितना मांगना चाहिए था? कम से कम 20,000 रुपए। और इसने प्यार मोहब्बत के अंदर आकर के उसको आधा कर दिया। तो इसका मतलब सोचने वाली बात है ना, 10,000 रुपए की रिमेनिंग, अगर मान लो सब कुछ ठीक ठाक भी चलता रहता तो मैं इसको टोटल कितना अमाउंट देता? 1,20,000 देता। टोटल रेंट कितना देता पूरे साल में? 1,20,000 रुपए देता। 1,20,000 रुपए ये मुझसे लेता और 2,50,000 रुपए इसको डे वन से मालूम था कि एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब इसने प्यार मोहब्बत में यही सोचा था ना कि सर आधी इनकम आप दे दो, आधी इनकम जो मैं जनरेट कर रहा हूं कहीं और से, वहां से टैक्स पे कर दूंगा। इसका मतलब डे वन से इसको ये मालूम था कि ये बेवकूफी कर रहा है। तो सर कोई भी इंसान जिसको कि पहले पता होता है कि एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 2.5 लाख रुपए है, वो मकान अगर 10,000 रुपए महीना किराए पे दे रहा है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। और बीच में उसको उसकी बेवकूफी का अवार्ड भी मिल गया अनरियलाइज्ड रेंट के रूप में। अब सोच करके देखो, अब बच्चे पता क्या करते हैं यहाँ पे एग्जाम के अंदर, अनरियलाइज्ड रेंट को ना वैकेंसी मान लेते हैं। भाई साहब एक मेरे को बात बताना, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे भी, कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है? वैकेंसी का मतलब होता है सर घर खाली है। क्या ये घर खाली था स्टैंड ड्यूरेशन में? नहीं, 31/12/2020 को धक्का मार करके बाहर निकाला गया था किराएदार को। 31/12/2020 तक किराएदार क्या नाम है मौजूद था मकान के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो क्या ये वेकेंट थी? नहीं। गलती से भी अगर आपने वैकेंसी का केस यहाँ पे लगा दिया ना, क्वेश्चन का कांड कर दिया आपने। और बच्चे ज्यादातर यही करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट को कंपेयर कर देते हैं किससे? वैकेंसी से। अच्छा भावनाओं में बह जाते हैं, अच्छा पैसे नहीं मिले ना, बेचारे का लॉस हो गया। बिल्कुल लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लॉस वहां कहते हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास में वैकेंट थी हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे हम लॉस कहते हैं। यहां पे तो आप खुद ही बेवकूफ बन रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी 2,50,000 रुपए की है, यानी गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है 2,50,000 के ऊपर आपसे टैक्स लेगी, और आप यहाँ किराएदार रख रहे हैं 10,000 रुपए का। आपको तो कम से कम 30,000 रुपए महीने का किराया लेना चाहिए था, ताकि अगर आप 30,000 ले रहे हैं और बीच में कोई धोखा दे भी जाता है, अनरियलाइज्ड रेंट हो जाता है, तो आपकी जेब के ऊपर फर्क ना पड़े। ये सर इसकी टैक्सेशन इंप्लीकेशन मैं आप लोगों को साथ के साथ बता रहा हूं। जनरली लोग टीचर पता क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा के छोड़ देते हैं, और मैं आपको फील करवा रहा हूं कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्सपेक्टेड रेट, अगर मैंने यहाँ पे चीज लिखी है ना, बच्चे कई बारी भावनाओं में जुड़ करके बोल देते हैं सर आपने यहाँ पे ये लिख दिया हायर ऑफ जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। बेचारे को रेंट ही 1,10,000 रुपए मिला है और आप उससे टैक्स लेने जा रहे हो 2,50,000 रुपए के ऊपर। नाइंसाफी नहीं है? तो मैं बच्चों को बताता हूं नाइंसाफी नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। 2.5 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड रेंट था और वो रेंट 1,20,000 रुपए आने वाला था उसके पास में। बात समझ में आई? फटाफट से हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आई मेरी? यस सर। फटाफट से नोट करो इसको। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हमारी एग्जाम में कहीं स्टेप मिस्टेक हो जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो हमें बाकी अगर सही हो तो वो स्टेप मार्किंग होगी हमारी? भाई तो इस बात का जवाब मैं बहुत से लोगों को देता हूं। इस बात का ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता है और मैं एक ही जवाब देता हूं, बेटा यहाँ पे है ना सीए का एग्जाम चल रहा है, डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा जो स्टेप्स के मार्क्स होंगे। तो सर पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन? बेटा देखो, अगर तुमने जीएवी गलत निकाली तो तुम्हारी एनएवी गलत आएगी, मानते हो? एनएवी गलत निकाली तो स्टैंडर्ड डिडक्शन गलत आएगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। तो स्टेप्स भी गलत हो जाएंगे सारे के सारे। ओके सर। नोट करो बेटा।